उत्तर प्रदेश में पिछले 4 महीनों में करीब 120 करोड़ की ठगी की गई है और ये ठगी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, साइबर क्राइम के माध्यम से की गई है। इस समय हमारे साथ पीजीआई की वरिष्ठ डॉक्टर रुचिका टंडन मौजूद हैं, जिनके साथ साइबर ठगी कर कर इनके 2 करोड़ 81 लाख रुपए साइबर ठगों ने ठग लिए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुचिका टंडन मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि क्या हुआ था, किस तरीके से उन्होंने आप लोगों के साथ इस तरीके से ठगी की? मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि आप ट्राई से बोल रहे हैं। आपका जो अकाउंट जो मोबाइल नंबर है उस पर बहुत साइबर थाने में मुंबई में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं। 22 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं कि उससे लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस किए गए हैं, तो आपका नंबर बंद करना पड़ेगा और बाकी और नंबर्स आपके बंद करने पड़ेंगे, फ़ोन नंबर्स। तो फिर उसके उन्होंने कहा कि जिस पुलिस वालों ने ये कहा है तो उनसे आप बात कर लो। तो फिर उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र की एक आईपीएस ऑफिसर बता के। उन्होंने आईपीएस ऑफिसर ने बात की कि खाली यही मामला नहीं है, एक किसी बैंक अकाउंट में जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है मुंबई में, उसमें भी कुछ इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उसका जो पैसा है इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया गया है। तो इसमें आपको हमें फ़िज़िकली अरेस्ट करने का ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं आ सकते हैं तो आपको डिजिटल कस्टडी में रखेंगे। और फिर उन्होंने अपने एक सीबीआई अधिकारी से बात कराई और एक कोर्ट केस की तरह कि कोर्ट में आपके खिलाफ रिकॉर्डिंग है और कोर्ट केस चलाया। तो वो 7 दिन तक, मतलब 4 बार उन्होंने कोर्ट में एक हियरिंग भी करवाई और ये कहा कि आपको अपना संपत्ति का जो भी मनी है आपके किसी भी तरीके का अकाउंट्स में, उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप उसमें सस्पेक्ट हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अगर उसमें सही पाया गया तो वो रिफ़ंड हो जाएगा और उसके बाद ही आपको रिलीज़ ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये सब करके उन्होंने करीब 6-7 अलग अलग समय पर 6-7 दिन के अंदर अलग अलग अकाउंट्स दिए और उसमें हम लोगों ने अपना जो भी सारा अमाउंट उसमें मतलब वो ट्रांसफ़र किया। मैम, कितने दिन तक उन्होंने आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे अरेस्ट रखा? 7-8 दिन। 7-8 दिन जी तो वो 7-8 दिन क्या आप अपनी फैमिली, आप घर पर होंगी उस समय पे? जी। तो क्या आपकी फैमिली के लोग वहाँ पे नहीं थे? वो उनसे आप क्या बात नहीं कर पाई क्या? उन्होंने कहा था कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है, सीक्रेट है। अगर आपने उस सीक्रेट को किसी को भी लीक आउट किया तो आपको 3 to 5 ईयर्स का जेल है, और अगर केस में आपको कुछ इन्वॉल्वमेंट मिला तो फिर आपको 20 to 30 ईयर्स का जेल है। तो इसलिए आप ये, क्योंकि नेशनल सीक्रेसी का मैटर है, इसलिए आप इसको किसी को भी, अपने भाई बहन पेरेंट्स, किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जब आप घर पर थी और 7 दिन डिजिटल अरेस्ट थी, तो आपकी फैमिली में उस समय कौन कौन था घर पर, और उनको भी आप नहीं बता पाई कौन कौन लोग थे उस समय घर पर? मेरी मदर और बच्चा। आपकी मदर, बच्चा। तो उनसे भी आप डिस्कस नहीं कर पाई? और क्या एक एक रूम में ही क्या उन्होंने आपको अरेस्ट कर, मतलब आप रूम से बाहर जा पाती थी या नहीं जा पाती थी? किस तरीके का माहौल था? ज़्यादातर टाइम तो एक रूम था, पर बाकी जो ट्रांजैक्शंस करने के लिए तो मुझे घर से बाहर जाके उन्होंने अलग अलग बैंक्स में क्योंकि भेजा, तो उस टाइम वो वीडियो कॉल कहते थे कि वीडियो कॉल से आप कनेक्टेड रहना। एक नया फ़ोन ख़रीदवाया जिसमें स्काइपी और व्हाट्सएप डाउनलोड करवाया, और अलग बैंक्स जाने के लिए 2-2 मिनट में अपडेट्स, वीडियो कॉल्स भी चलती थी और व्हाट्सएप पर अपडेट्स भी लेते थे वो मैम, 2-2 जब मिनट वीडियो में। कॉल चलती थी तो सामने कौन नज़र आता था? क्या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जो नोन चेहरा हो, जिसको आप जानते हो? एआई के माध्यम से क्या इस तरीके से भी कोई टेक्निक यूज़ करते थे क्या वो? उन्होंने लोगोस लगाए हुए थे और अपनी आईडीज़ बताई थी, जैसे जो उसमें सीबीआई का लोगो दिखता था, और
एक में साइबर क्राइम वाला जो उनका लोगो दिखता था, और ऐसे ही जो जज बने थे उसमें एक किसी व्यक्ति की फ़ोटो मतलब पेस्टेड थी, बट कोई पर्सनली आवाज़ मतलब पीपल आर टॉकिंग टू मी, बट उसमें शक्ल नहीं दिखती थी, फेस नहीं दिखता था कि कौन बोल रहा है। मैम ये बताइए, बड़ा अजीब सा हो जाता है क्योंकि जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं लगा किसी दिन भी ऐसा कि 7 दिन जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं या जब मेरा कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो क्यों मैं ये पैसे पेमेंट करूं या क्यों कर रही हूँ, तो ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया? मतलब ऐसा क्या मेंटली प्रेशर क्या बना देते हैं कि पढ़े लिखे आदमी भी इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं? वो असल में उनका जो तरीका है वो बिल्कुल जो जो फैक्ट्स वो बता रहे थे कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, और वो उन्होंने बिल्कुल पूरी एक्टिंग जो भी कुछ की थी वो बिल्कुल रियल लग रही थी, और तो उसको आईडीज़ दिखा रहे थे, और कुछ ऐसा दिमाग मतलब उस तरफ जा ही नहीं सक रहा था, और एक सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि हम मतलब मेरी मदद कर रहे हैं उस केस को डील करने में, कि किसी ने आपकी आपकी क्या क्या चीज़ें उनके पास थी? क्या कुछ माइनस पॉइंट या कुछ क्लू भी ऐसे उनके पास थे जो जो सिर्फ आपके पास थे और जो उनके पास ही पहुंच गए? इस वजह से भी क्या कुछ ऐसा था, मतलब आपके बैंक डिटेल्स या आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स या कोई और इन्वेस्टिगेशन का कुछ और पार्ट? जो भी डिटेल्स उन्होंने 6-7 दिन के अंदर मुझी से पूछी हैं, सब भरवाई हैं फॉर्म्स के नाम पर, इंक्वायरी के नाम पर, सारे बैंक डिटेल्स, क्योंकि मुझे एक एक मिनट में जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे उसका एविडेंस देना था कि मैंने कहाँ किस बैंक में डाला है, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोर्ट में हर चीज़ हमें नोट करनी है। तो वही था, और बाकी वो ये कह रहे थे कि एक रिकॉर्डिंग है कि आपने बात की है किसी से उस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, हमारे पास आपकी वो कोर्ट में वो रिकॉर्डिंग है। तो जबकि मैं उनको पूरा टाइम यही कन्विंस कर रही थी कि मैंने तो किसी से बात की नहीं है, और तो वही वो कह रहे थे कि वो रिकॉर्डिंग है कोर्ट के पास। तो क्या रिकॉर्डिंग उन्होंने आपको सुनाई इस दौरान 7 दिन में? नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं सुनाई। तो आपने कभी उनसे कहा नहीं कि अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग हमको सुनवा दीजिए? तो कभी आपने ऐसी डिमांड नहीं की उस बीच जब वो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे तो? पहले तो मैं बहुत टाइम तक मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मतलब मैंने कभी कुछ किया नहीं ऐसा, तो ऐसा हो कैसे सकता है? किसी ने शायद कुछ मतलब वो ऐसा इम्प्रेशन दिया उन्होंने कि मेरे ही कुछ किसी नोन टू ने या किसी स्टाफ मतलब किसी ने या पेशेंट किसी ने भी मतलब कुछ ऐसा किया है मेरे साथ, मुझे फंसाने की कोशिश की है, ये इम्प्रेशन दिया उन्होंने मुझे। और बाकी मैंने पूछा कि किस तरीके की क्या रिकॉर्डिंग है, क्या है, ये तो नहीं कहा कि हाँ सुनाने को नहीं कहा, पर पूछा किस सिलसिले में है। मैंने ये भी कहा कि होगा तो कुछ पेशेंट रिलेटेड होगा, और क्या बात करूँगी मैं, तो कहते नहीं इट इज़ रिलेटेड टू मनी। और फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइक अगर मैं क्वेश्चन करती थी तो थोड़ा सा डांट के कि इज़ दिस द वे टू टॉक टू द टॉक इन द कोर्ट, एंड फिर आपको नहीं है तो आप कैमरे के सामने आप सामने बोल दीजिए कि हम मुंबई आके केस फाइट करेंगे, और इस तरीके से वो मतलब एक अलग सा हाँ प्रेशर बनाने का काम जी। करते थे। अच्छा मैम, तो आपने अभी कुल कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और क्या एफआईआर हो गई है अभी, क्या कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? मेरे 2 से 3 करोड़ के बीच में ट्रांसफ़र किए हैं टोटल अलग अलग उनके अकाउंट्स में, और एफआईआर हो गई है उसकी। तो ये सारे पैसे आपने बैंक के थ्रू कौन कौन से बैंक में ट्रांसफ़र किए? क्या आपके जिस अकाउंट में पैसे थे उसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किए गए या कहीं और एक जगह पैसे ट्रांसफ़र करवाए गए उसके बाद ट्रांसफ़र किए गए? कुछ पैसे दूसरे अकाउंट से एक अकाउंट में आके ट्रांसफ़र हुए, और कुछ पैसे डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र हुए हैं। उन्होंने वो अपने अकाउंट्स देते रहते थे थोड़े थोड़े टाइम में। अकाउंट्स नंबर थे जो दे रहे थे वो उनके, हाँ, या किसी कंपनी के नाम पे थे? नहीं कंपनी के नाम पे तो नहीं थे। कुछ अब वो इतना तो समझ में नहीं आया, बट हाँ कुछ नाम थे, कुछ में नाम थे, कुछ में कुछ अलग से नाम थे जो कि कभी सुने नहीं हैं।
अच्छा, तो मैम ये जो पैसे वो आपसे ट्रांसफ़र लगातार करवा रहे थे, ये किसके बदले में करवा रहे थे कि आपको इस केस से छुटकारा दिला देंगे? नहीं, किसके बदले में आपसे पैसे माँग रहे थे ये? वो ये कह रहे थे कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपका जो अकाउंट हमें वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ सरकारी अकाउंट में डालना है, जिससे कि अगर वेरीफाई किया गया कि आपने कुछ नहीं किया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने कुछ किया नहीं है, ये हम समझ गए कि कुछ नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी सस्पेक्ट हैं, तो ये एक लीगल तरीका है, इसलिए इसमें ऐसा ही होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो उसके बाद वो पैसा वापस आ जाता है। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो आपका जितनी भी आपकी सेविंग्स थी, जितने भी आपके अकाउंट थे, वो उन्होंने एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया? अलग अलग अकाउंट्स में, तो बहुत सारे 6-7 अकाउंट्स। फिर आपको कब एहसास हुआ कि ये मेरे साथ डिजिटल अरेस्ट करके मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, ये फर्जी सीबीआई ऑफिसर है, कब लगा आपको? मैं जब ये हो गया, इन्होंने करवा लिया, उसके बाद दूसरे दिन तक भी नहीं समझ में आया। थर्ड डे ये मैंने ऐसे ही डिपार्टमेंट में अपना कंप्यूटर नेट चेक किया, तो उसमें देखा कि सीबीआई की जो उन्होंने नाम बताए थे अपने कि क्या इस तरीके के सीबीआई ऑफिसर्स हैं, बट फिर भी नाम सबके तो नहीं पता, उससे नहीं, हाँ, तो उससे तो नहीं समझ में आया। फिर मैंने देखा कि न्यू मेथड ऑफ पुलिस इंक्वायरी या ऐसा कुछ है क्या, न्यू मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस डिजिटल कस्टडी जो टर्म उन्होंने यूज़ किया था, तो उसमें जब डिजिटल कस्टडी और ये सब मैंने टाइप किया तो उसमें आया कि कुछ मीडिया वेबसाइट्स का आया कि इस तरीके का कुछ फ्रॉड्स चल रहे हैं, फेक सीबीआई ऑफिसर स्कैम और इस तरीके का कुछ दिखाई दिया। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, बट वो माहौल इतना रियल था कि मैं बस पुलिस स्टेशन गई ये वेरीफाई करने की कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं, ये मेथड, नया मेथड जो है इन्वेस्टिगेशन का पुलिस का, ये सही है कि नहीं। जो वहाँ उन्होंने देखते ही वो समझ गए कि ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मुझे तब आइडिया लगा। मैम आपने कहा कि मैं तीसरे दिन मुझे डाउट हुआ, लेकिन आप बता रही हैं कि उन्होंने मुझे 7 दिन तक अरेस्ट कर रखा। अच्छा, 7 दिन के बाद आपको जी। लगा। और फिर कब उन्होंने बोला कि अब आप फ्री हैं और अब आपको यहाँ से रिलीज़ किया जाता है? 7 दिन के बाद उन्होंने खुद कहा कि आपको खुद रियलाइज़ हुआ उसके बाद आप गई? नहीं, उन्होंने तो मुझे शायद अभी तक भी रिलीज़ नहीं किया होगा। उन्होंने कहा था कि आप 15 दिन बाद जो आपका थोड़ा बहुत जो कहीं से और कुछ बचा है, वो अगर LIC वगैरह था जो नहीं हो सकता था, जो अगर वो भी आप जब हमें दे देंगे तब हम कोर्ट से आपके रिलीज़ ऑर्डर्स निकालेंगे। वो स्काइपी पर अभी भी मतलब कुछ ऑनलाइन दिख रहे हैं। क्या आपको उन्होंने अरेस्टिंग के लिए भी कोई पेपर भेजा था क्या? जी, क्या? उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स, रिट पिटिशन, सर्विलेंस रूल्स, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वाटर मार्क्स और स्टैम्प्स के साथ, जो बिल्कुल रियल लग रहे थे। मैम आखिरी सवाल, लोगों को क्या कहना चाहेंगी, आम लोगों को क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगी कि वो आगे ऐसे केसेस में नहीं फंसे? यही है कि अगर कोई भी किसी भी अथॉरिटी का नाम लेके, चाहे ट्राई हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, किसी भी अथॉरिटी का अगर कोई कॉल आता है तो इमिजिएटली अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ भी पैनिक होके नहीं देनी है। पहले उसे आसपास के पुलिस स्टेशन में जाके या जो भी अथॉरिटी उसका एक्चुअल ऑफिस में जाके वेरीफाई करना चाहिए। और डिजिटल कस्टडी जैसा कुछ नहीं होता है मुझे बाकी, लेकिन वो तरीका इतना मतलब उसको पता लगाना तो खैर बहुत मुश्किल है। मेंटली इतना उस समय वो चीज़ समझ में, अगर ब्रेन वॉश कर देते। हाँ, ठीक है, शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, डॉक्टर रुचिका टंडन है, जिनका साफ कहना है कि इस तरीके से जब उनको 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, वो एक ही मतलब अपने ही घर पर थी और उनके घर पर उनकी माँ और उनका बेटा भी साथ में मौजूद था, लेकिन इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो अपने बेटे और माँ से भी बात नहीं कर पाई। अगर इस तरीके से अगर आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसा कुछ होता है तो लोगों को ये बात समझनी होगी कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है और डिजिटल अरेस्ट होता ही नहीं है। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।